वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। कल का इतना ज़बरदस्त मॉर्निंग जो गया और उसके बाद फिर वो फीडबैक जो आया, तो उस फीडबैक के बाद हमें बड़े मैसेज आने लगे कि लाइफ के अंदर फिट रहने। बहुत सारे लोगों ने सोच लिया है कि अब उन्हें भी फिट रहना और फिटनेस का ख्याल रखने की इतना मैसेज आज तक नहीं आया। बिलाल इतनी प्यारी हमारी फिटनेस ट्रेनर थी कि मेरे ख्याल में उनको देखकर जो है ना सबका जाविया ही चेंज हो गया। सब ये सोच रहे हैं कि यार नहीं लीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको इतना मतलब अच्छा मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि फिट रहने की जो मोटिवेशन पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है इस वक्त एनटीएन के पेजेस के ऊपर, और इवन हमारा जो पैनल कंट्रोल रूम है वो भी कहता है कि आप हमें भी फिट रहना। सब जल्दी उनके तो वो इस तरह लिंक पर ज्वाइन करके रहेंगे और आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। खैर अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातों से आगाज करते हैं। और अच्छी बातें मैं तो नहीं बताता भाई, अच्छी बातें बताती है हमारी को होस्ट अफशीन। अफशीन आज की अच्छी बात क्या है? बिलाल आज की अच्छी बात यह है कि जो सच है वो एक ऐसा आईना है जिसे हर कोई देखना तो चाहता है मगर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब ये कि सच्चाई बहुत से लोगों हम वी ऑल हैव आवर पास्ट, वी ऑल हैव समथिंग व्हिच वी आर हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, और जो गैर जरूरी होता है कि दूसरों को बताना। वो सच्चाई हम जरूरी नहीं कि सबके सामने लाएं, लेकिन अगर वो हम सच्चाई सामने लाएं तो वो जरूरी नहीं कि हर कोई बर्दाश्त कर पाए, हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। तो दुनिया में सच्चाई को सबसे कीमती और सबसे खतरनाक चीज कहा जाता है। एक तो ये रोशनी है जो अंधेरे में छुपी हकीकतों को बेनकाब करती है, मगर यही रोशनी हर किसी की आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा मेरे वालिद साहब कहते थे एक बात ना कि जैसे आपने कहा ना कि सच्चाई, तो आपकी बात का मकसद ये है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखे कि ये आपके साथ हो चुका है, इट हैज बीन डन, ओके फाइन, ये मेरे साथ ही डिनाइल मूड में नहीं रहना। वालिद साहब कहते थे दुनिया का बेवकूफ तरीन इंसान कौन होता है? पता है आपको कौन होता है? वो होता है जो खुद को बेवकूफ बना रहा होता है। दूसरों को तो आप बेवकूफ बनाते ही हैं, उससे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, सबक भी मिल जाता है, सीख भी मिल जाती है। दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान वो जो खुद को बेवकूफ बना रहा होता है, डिनाइल मूड में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत वक्त है, अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो चीज हो चुकी है उसको एक्सेप्ट करें। हम सब जिंदगी के अंदर सच जानने की ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर जब वो हमारे अपने वजूद पर सवाल उठाता है सच, तो हमारे चेहरे से नकाब हटाता है, तो अक्सर दिल उसका सामना करने से इनकार कर देता है। सच को तस्लीम करना आसान नहीं है, क्योंकि ये आईना सिर्फ दूसरों की हकीकत नहीं, हमारी अपनी असल शक्ल भी हमको दिखाता है। बिल्कुल यही वो लम्हा होता है जब इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है, और हर शख्स चाहता है कि वो जिंदगी की सच्चाइयाँ जाने, खुद को समझे और दूसरों के बारे में हकाइक जान सके। लेकिन जब सच अपने असल रूप में सामने आता है तो वो एक ऐसा आईना साबित होता है जो न सिर्फ दूसरों की अक्कासी करता है बल्कि हमारी अपनी कमजोरियों, खामियों और पोशीदा हकाइक जो है हमारे, उनको भी बेनकाब कर देता है। तो ये आईना देखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें वो सब कुछ साफ दिखाई देता है जिसे हम छुपाना या नजरअंदाज करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत प्यारी आज आपकी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग इस आईने से मुंह मोड़ लेते हैं, मतलब फेस करना नहीं चाहते हैं, डिनाइल पोजीशन में चले जाते हैं, अपने आप से भागने की भी कोशिश कर रहे होते हैं लोग, या हकीकत को विच इज अ फैक्ट तो उसको बदलने की कोशिशों में लग जाते हैं कि मतलब ये नहीं है, नहीं हुआ है। मगर सच की ताकत ये है कि वो आखिरकार सामने आ जाता है, चाहे हम उसे कबूल करें या ना करें। यही सच्चाई की तलखी और खूबसूरती है कि ये हमें बदलने, बेहतर होने और हकीकत की रोशनी में जिंदगी गुजारने के सारे मौके देता है। एग्जैक्टली तो इसी अच्छी बात के साथ हम आज की टॉप स्टोरीज का आगाज करते हैं। कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी शामिल करते चलें, और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मामले पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों की हिमायत का इरादा करते हुए मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे साख्तार, उन्होंने अपने खिताब में गज़ा में फ़ौरी और मुस्तक़िल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और जंगी जराइम में मुलविस अनासिर को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। मतलब ये जो जंगी जराइम में मुलविस अनासिर हैं वो इसराइल को कह रहे हैं कि वो कैफरी किरदार तक उनको पहुँचाने का उन्होंने जो मुतालबा किया है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि मैं कहूँगी कि बस एक हम अपनी लफ्ज़ी कलामी, मतलब अपने जो ज़बानी कलामी हम पूरी करके आ जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन होता हुआ था कुछ नहीं है। गज़ा उसी तरह, फ़लस्तीन उसी तरह पिसता रहता है, इसराइल उसी तरह जारी रहता है। जहाँ तक सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी की बात की जाए, तो जिसमें ये मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस
से खिताब किया है इसहाक डार ने। उन्होंने कहा है कि फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम किया है, क्योंकि फ्रांस के जो सदर इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने कहा था कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। इस फैसले का उन्होंने खैर मकदम किया है, एक खत लिखा था और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि आलमी बरादरी भी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करे, वरना वही होगा जो कश्मीर का हाल है। वहाँ पर भी हक़ खुद इरादियत तस्लीम नहीं किया जा रहा अवाम का, और फ़लस्तीन में भी नहीं किया जा रहा, और दोनों ये जगह पिस रही हैं। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी हुई है, और सिर्फ वो टेरिटरी नहीं है, लोग देखना चाहिए कि वहाँ पर इंसान हैं, इंसानी जानें हैं, जहाँ जेनोसाइड हो रहा है, जहाँ इंसान का खून बहाया जा रहा है, और वो एक रियासत ये काम सर अंजाम दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गजा में जो जारी कत्ल गारत है आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है, इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। जबकि इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन पिछले 75 बरस से हल तलब है और इसका ताहाल हल ना होना आलमी बरादरी की इज्तिमाई नाकामी को जाहिर करता है। जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दे दिया है इस बार अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर कि फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनियत दें ताकि मसले के हल की जानिब हकीकी पेशरफ्त हो सके। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि उन्होंने कहा कि यूएन का जो है वो हिस्सा हो और फिर उसके पास एक मुकम्मल उसकी रुकनियत हो ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जहाँ तक यूएन की बात की जाए बिलाल, तो यूएन का भी क्या किरदार है सिवाय से कि वहाँ पर सिर्फ आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन या उसके रूल्स की खिलाफ वर्जी बड़े आराम से कर दी जाती है। लेकिन इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के जायज़ हुकूक और आज़ादी के लिए अपनी सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तो ये पाकिस्तान की एक छोटी सी काविश है कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठाता है अक़वाम मुत्तहिदा में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और जाके जो है ना सफारती अपनी हिमायत जारी रखता है। ये चीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक पैगाम है फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि आपने ठीक है, देयर इज नो ग्रे एरिया, देयर इज अ वाइट एरिया एंड अ ब्लैक एरिया, या तो आप इधर हैं या तो आप इधर हैं। आपने ये तो वाज़े कर दिया कि आप वाइट एरिया के अंदर है, किसी अंधेरे या ब्लैक एरिया में नहीं खड़े। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब आवाज़ उठाने के साथ साथ डिप्लोमेसी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आपने कुछ ऐसा करना है कि फ़लस्तीनियों का साथ देना है, उनके हक़ में आवाज़ उठा लिए, नारेबाजी कर लिए। कुछ डिप्लोमेटिक आपके टैक्टिक्स होते हैं जिससे आप अपने जो लोग होते हैं, एलाइज होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, पूरी एक आप यूनाइट होते हैं और फिर चीज़ों को घेरा तंग करते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ, और उसके खिलाफ करते 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 कॉन्फ्रेंस होती है, फिर एक करारदाद लाई जाती है, और फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ठप्पा लगता है और फिर वो एग्जीक्यूशन की तरफ आती है ना। इसहाक डार साहब बड़े कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है और अच्छी डिप्लोमेसी करते हैं। दैट वन थिंग विच आई हैव डिस्कस्ड, यू हैव टू डू एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। बिल्कुल। जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं, उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। अच्छा, आजकल जो है ना इनके रवाबित हो रहे हैं अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से, और ये कंसेक्यूटिव इनकी मेरे ख्याल में कोई 2 से 3 दफ़ा ये राब्ते हो चुके हैं, और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अहम 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया है। और इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने तिजारती टैरिफ पर गुफ्तगू की है। अच्छा, टैरिफ के हवाले से भी इस पर बात हुई है, ट्रेड, हाँ बिल्कुल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की है, जिसमें दोनों ममालिक में के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। अच्छा, बांग्लादेश से अगर हमारे टर्म्स अच्छे हो जाएँ तो ये और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश इज़ अगेन जो है भारत के साथ उसका हमारा भी नेबर है, उसका भी नेबर है, तो वो इस तरह से अगर हमारे रवाबित बांग्लादेश से अच्छे हो जाते हैं तो ये हमारे लिए मज़ीद अच्छा होगा। दोनों रहनुमाओं ने अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाए और मुस्तक़बिल करीब में आला सतही दौरों पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है, और मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, खुसूसन इसराइल की जानिब से जारी जारहियत और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। बिल्कुल, इस मौके पर दोनों फ़रीक़ैन ने फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती और उनके मुनसिफ़ाना मकसद की भरपूर हिमायत के अज़्म का एअदा भी किया है। जबकि बातचीत में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर शदीद जोर दिया गया है। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप सबने कहा कि टॉप स्टोरीज में शेयर करें। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ही फ़लस्तीनी मसले के पुरअमन हल और 2 रियासती फार्मूले पर अमल दरामद करने के लिए होने वाली आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खिताब किया, और खिताब में क्या कहा कि 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम की कुंजी है, यानी कि इट्स अ की
कि आप टू स्टेट नेशन की तरफ चले? बिल्कुल, हम लोग ये हमेशा दो कौमी नज़रिए को अभी से नहीं, हम लोग जब, क्योंकि हम पाकिस्तान भी जब हिंदुस्तान के साथ था तो उस वक्त भी हमने क़ायद आज़म ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, तभी हम एक अलग रियासत हमारी वजूद में आए और अब हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। और पाकिस्तान इसी वजह से इस नज़रिए को फ़रोग़ देता है और हमेशा इसकी बात करता है ताकि जो है जंगे ना हो, ताकि हर रियासत आज़ाद हो और कहीं पर इस तरह इंसानी ज़िया ना हो। इस तरह से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ और क़ानूनी हुकूक़ की फ़राहमी के बग़ैर ख़ित्ते में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ये वाज़ेह कर चुका है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक मशरिक़ी यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाकर कायम होनी चाहिए, यानी कि वो उसी वक्त की, जब ये 1967 की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि जो बात पहले से तहरीर है उसी की बात की जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और गजा में जारी इंसानी बहरान का फौरी खात्मा किया जाए और आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हो। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड बैंक के जरिए फ़लस्तीन को $30 करोड़ की इमदाद की फराहमी भी मुमकिन बनाई है। अच्छा, ये इमदाद तो जा रही है, लेकिन मैं आपको एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद सऊदी वज़ीर ख़ारजा से। $30 करोड़ की इमदाद तो पहुंच रही है, लेकिन मिस्र के अंदर वो जो दरिया बीच में है, उस दरिया के अंदर लोगों ने करना शुरू किया कि पानी के अंदर वो प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर दालों को, चावल को, आटे को, वो पूरा बॉटल को बंद करके दरिया में बहाना शुरू किया ताकि वो उन तक शायद पहुंच जाए। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो एक तरफ आपका स्टेटमेंट है कि आपने $30 करोड़ की इमदाद की यकीनी फराहमी जो है वो यकीनी बनाई है, तो कहाँ जा रही है ये, इस पर भी जरा सवाल करें आप ना। इस तरह तो आप देखें ना, जब स्टेट ही आपको अलाउ नहीं करेगी कि आपकी वो इमदाद वहाँ तक पहुँचे, तो लोग जिस तरह से अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं, तो ये इमदाद ज़ीरे के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। इस तरह से तो उनकी मदद नहीं हो सकी है ना। तो अगर कोई आप इतनी अच्छा स्टेप ले रहे हैं इमदाद का, तो ये भी मेक श्योर करें कि वो स्टेट उसको अलाउ करे कि वहाँ इमदाद पहुँचे। लोग हैं, इंसान हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ही रहेंगे, अभी बाहर नहीं आते इन खबरों से। इसी के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में फौरी जंग बंदी और काबिल अमल दो रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि इजराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वहाँ जो तबाही है नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कॉन्फ्रेंस काबिल अमल दो रियासती हल के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मुतहरिक कर सकती है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा का मसला दुनिया की आंखों के सामने आ गया है। डेफिनेटली सारी दुनिया देख रही है, थू थू कर रही है इसराइल पर। अमेरिका भी इसमें शामिल है, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट से ही इसराइल आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पर भी एहतजाज हो रहे हैं, सारी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं और अब देखना पड़ेगा इनको कि कब तक ये मतलब मसला हल नहीं। अच्छा, इजराइल ने सोचा था कि ये जो कुछ भी कर लेगा, मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मेरा एयर डोम सिस्टम बड़ा पावरफुल है, सारी चीज़ें आप देखें। इजराइल की अंदर नेतन्याहू को ही अपनी ही अपोजिशन से सुनने को मिली, उसकी आवाम उसके खिलाफ हो चुकी है। उसका एयर डोम सिस्टम जिसके ऊपर उसको बड़ा नाज था, अमेरिका को बड़ा नाज था, ईरान ने परखचे उड़ा दिए उसके उस डोम सिस्टम के। फिर उसके बाद अब ये सोच रहे थे कि दुनिया भर के अंदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, कैनेडियन जो अवाम है, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अवाम है, यहाँ कहीं मुजाहरे नहीं होंगे। दुनिया भर में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं लोग। अच्छा, फिर एक बात और, जो इजरायली कंपनीज हैं वो बड़ी बूम कर रही थी, फ्लरिश कर रही थी, तो उनका बायकॉट इसने का नहीं हो सकता। लोगों को तो लत पड़ गई है कि मैं बिलाल अभी भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं सर्फ, शैम्पू, ये जो भी चीजें हम देखते हैं थे इसराइली प्रोडक्ट है, उसकी जगह हम ऑल्टरनेटिव पे आ गए। पाकिस्तान डू हैव द कैपेबिलिटी कि आपके पास सारी चीजें ऑल्टरनेटिव खरीदना नहीं चाह रहा है, तो ये सारी उसको शिकस्त हुई है। ब्यूरोक्रेसी पे भी, हर जगह पर भी आपको इकोनॉमिकली भी बड़ी शिकस्त हो रही है उसको। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आवाज उठा दी गई है। और अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। तो इलेक्शन कमीशन ने साना है 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता अरकान असेंबली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेटर
एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर और अहमद चड्ढा को नाअहल करार दिया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट से एजाज चौधरी की नशस्त खाली करार दे दी गई है। चलें जी, ये बता दें आपको कि नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया गया कि 9 मई केसेस में सजा याफ्ता अहमद चड्ढा की नशिस्त NA 67 वजीराबाद को भी खाली करार दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 87 मियांवाली से अहमद खान बुचर की नशिस्त को खाली करार दे दिया गया है, जबकि कुछ रोज ही कबल 9 मई के वाकयात में मुलविस PTI रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई थी। इट हैज बीन डन और इट हैज बीन हर्ड एज वेल, नाअहल करार दे दिया है। ये तो होना था। हाँ बिल्कुल, इनके साथ देरीना फैसला था जो कि 2 साल के बाद ऑलमोस्ट सुना दिया गया है और इसमें बड़े लोग रूपोश रहे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि हमाद अजहर जो कि PTI के एक मरकजी रहनुमा है वो वापस आए और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PTI छोड़कर बाहर जा चुके हैं, कुछ लंदन में बैठे हैं, कुछ पर्सनली लोग ऐसे हैं कराची के MNAs MPs who used to be a very good friend क्योंकि प्रोग्राम्स की वजह से, लेकिन अब वो रूपोश होकर पाकिस्तान से ही बाहर है और उनके हम पोस्ट देख रहे होते हैं वो कहीं लंदन में बैठे हैं, कहीं यूरोप में बैठे हैं, कहीं कनाडा में बैठे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू है। लेकिन ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि ये अंडू नहीं हो सकती चीज जो 9 मई हुआ है, सजाएं मिलेंगी और सजाएं मिल चुकी हैं और अभी और भी आगे हम देखते रहेंगे। अच्छा, पता है कि बिलाल पंजाब असम्बली में क्या हुआ? पंजाब असम्बली के इजलास में वो बदनज़मी हुई, फिर मछली बाजार बन गया। वो मछली बाजार तो बहुत दूर की बात, अब तो मछली बाजार तो बहुत महज़िब है, बहुत इखलाकी हाथापाई शुरू हो गई। मतलब हमारी पंजाब असम्बली का हाल देखें, खैर ये हर जगह ही होता है। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई में बदल गई। ओपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़ मार दिया और इजलास में जो है डिप्टी ओपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चुनर की गुफ्तगू के दौरान ऐसा हुआ कि इंसाफ के रुकन असम्बली खालिद निसार डोगर अपनी नशिस्त से उठे बाज़ाब्ता और उठकर मुस्लिम लीग के रुकन एहसान रियाज के पास पहुंचे और उन्हें मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये बड़ी शेमफुल चीज़ है। ये आप ऐवान के अंदर अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आप जिस हलके की नुमाइंदगी के लिए उठे हैं सीट से और अपने आप को जहमत दी है और जाकर दूसरे अपने कोलीग को, आपके कोलीग होते हैं, वर्किंग रिलेशन होता है, पूरा ऐवान चला रहे होते हैं ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर, और आपने जाके दस्तो गिरेबान होने की कोशिश की है, हाथापाई की है। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। इसको मैं कंडेम करता हूँ और इसकी मजम्मत करता हूँ कि ऐसे लोगों की इस पता है कानून में, आइन में गुंजाइश ही होनी चाहिए। गुंजाइश के लिए इस्तेमाल करो क्योंकि आपके लिए गुंजाइश होनी चाहिए। जो भी इस तरह की हरकत करे, जो भी हाथ उठाए अपने दूसरे कोलीग के ऊपर, आई एम सेइंग विद द कोर ऑफ, विद द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, आप उसकी रुकनियत कैंसिल करें, आप उसकी सीट को कैंसिल करें, उसके इलाके के अंदर दोबारा इलेक्शन कराएं, किसी ढंग के पढ़े लिखे, वेल ग्रूम्ड, वेल सेटल्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड शख्स को आप जो है वो दोबारा मौका दें। ऐसे लोग आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आपके लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो इसके बाद फिर शोर शराबा शुरू हो गया। वाकई के फौरन बाद कायम मुकाम स्पीकर जो हैं खालिद निसार डोगर और एहसान रियाज को अपने चैम्बर में तलब करके खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। ये काम भी हो गया। हाँ जी, ये तो हो गया है, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए इनके लिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। पंजाब असम्बली में आज संगीन खिलाफ वर्जी हुई है और रूल 210 के तहत खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल करता हूँ। ये भी कह दिया, मतलब 15 जो आपके बने हुए हैं, 210 ये रूल था, उसके तहत 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। जब ये रूल्स बने हुए तो फिर कैसी इतनी हिम्मत होती है कि उठ के थप्पड़ मार दो? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ये जो मेंबर्स हैं ना असेंबली के, इनके लिए, हमारे लिए तो एक ऐसी जगह है ये कि हमारा नुमाइंदा हमने जो मुंतखब किया है वो बैठकर हमारे इलाके की, हमारे हलके की बात करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। इनके लिए ये जगहें बिल्कुल मजाक होती हैं। ये 15 नशिस्तों से अगर नहीं जाएंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 15 दफा इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होंगे, अपने हलके की बात नहीं कर सकेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें जो तनख्वाह मिलनी है वो स्टाइपेंड इनको मिलता रहेगा। इन्हें 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि 15 दफा नहीं जाते हैं, गैर हाजिर रहेंगे, अपने इलाके की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ऐसे शख्स को, ऐसे अशखास को, इसको बड़ा कंसीडर कीजिएगा सिंसियरली, पूरी एडवाइस को।
आप रुकनीयत ही कैंसिल कर दें, आप मेंबरशिप कैंसिल कर दें, जो मेंबर हैं ऐवान के, आप दोबारा इलेक्शन कराएं इनका, ताकि इनको पता चले कि इस जगह पर पहुंचने की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती है बल्कि आपकी इखलाकियात। बिल्कुल, इखलाकियात के बगैर आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी ऐवान में। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं चीनी के सरकारी रेट की। आपको पता है ना, हम लोग पहले न्यूज पढ़ रहे थे कि चीनी हर महीने उसकी कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अब वो क्या हो गया कि चीनी बाजारों से ही गायब हो गई और ज़ख़ीरा अंदोज़ फिर से आ गए मार्केट के अंदर। लाहौर इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब हो गई। बाजारों में किल्लत के बाइस डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि इन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहा है। ज्यादातर शहरों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है और होलसेलर्स का ये कहना है कि इस तरह होलसेलर्स के सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही है, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। हाँ, तो होता यही है ना कि जो मिल्स मालकान हैं वो कहते हैं पीछे से हमें नहीं मिल रही है। होता ये है बेसिकली ज़ख़ीरा अंदोज़। अब ये पंजाब की है ना खबर, पंजाब के अंदर, पंजाब इस्लामाबाद और मरियम नवाज साहिबा, आप इतना ज्यादा एक्टिव हैं चीजों के अंदर, आप जरा सा निकलें बाहर और जरा देखें जो सरकारी नशिस्त पर बैठे हुए लोग हैं, जो ब्रोक्रेसी के अंदर बैठे हुए रेट लिस्ट लेके जाते हैं, मतलब उनसे पूछें ना कि क्या हो रहा है। मतलब बड़े बड़े काम करती हैं और ये आपके लिए कोई मसला नहीं है कि आप चीनी के सरकारी रेट पर चीनी सब आवाम तक के पहुंचाएं, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज है। सबसे सस्ता है, मिल्स सबसे ज्यादा महंगी हैं। अब आप सोचें कि बीच में कौन लोग हैं जो गन्ने से चीनी बनने तक के सफर के अंदर मुलव्विस होते हैं, और हर जगह पे बड़ी बड़ी अराजी पर बड़े बड़े खेत एकर्स के हिसाब से जहाँ गन्ना उगता है हर साल, वो इतना सस्ते दामों बिक जाता है। उसके बाद चीनी तक आते आते इसके रेट इतने बढ़ जाते हैं कि सरकारी रेट पर चीनी नहीं मिल रही। हद है, मतलब ये चीज तो आवाम के लिए, आवाम की दस्तरस में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके यहाँ बहुत इजीली पहले बच्चा कहता था मैं बड़ा होकर, वालिदैन कहते थे मैं बड़ा होकर जो है वो इसको डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर या फिर बनेंगे। अब बोलते हैं कि इसको बड़ा होकर शुगर मिल का मालिक बना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जरा मुनाफा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताएं कि हुकूमत ने तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का ऐलान कर दिया है और हर शुगर मिल पर सरकारी अफसरान तैनात किए जाएंगे ताकि चीनी के स्टॉक की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा सके। और ये फैसला वफाकी वज़ीर बराए क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की सदारत में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और चारों सूबों के अहम स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बाद हुआ। ठीक है जी, चले भाई, इनका जवाब भी आ गया। अगली खबर में राना तनवीर ने कह दिया है कि हुकूमत चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और फराहमी को यकीनी बनाएगी, जो वाफिर फराहमी है इनकी, और उसके लिए पुरज़म भी नज़र आ रही है। अच्छा ठीक है भाई, माहदे की खिलाफ वर्जी या लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी मजीद कहा है कि हम सनत के साथ मिलकर जायज़ मसाइल को भी हल करेंगे। ठीक है, यू हैव डन दिस, लेकिन पीछे तो वो कह रहे हैं कि सरकारी रेट पर चीनी मिल ही नहीं रही है ना। एक तरफ आप बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो ये देखना चाहिए कि गैप कहाँ पर है और फिर उसको फिल करके आवाम तक के जो सहूलत है वो फराहम करें, आवाम तक चीनी की फराहमी यकीनी बनाएं। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अमरीकी सदर जो है वो एक बड़ी कैरिज्मेटिक सी पर्सनालिटी है और समटाइम्स मतलब उसको मिला लें उनकी पर्सनालिटी में, बड़ी वियर्ड पर्सनालिटी भी है, लेकिन जो तकलीफ और जो अजियत वो भारत को दे रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो मैं समझता हूँ कि भारत को मोदी ने जितनी तकलीफ दी है ना, वो उससे 2 गुना ज्यादा तकलीफ जो है ना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी में किरदार का 28वीं बार जिक्र कर दिया, और जितनी बार जिक्र करते हैं मोदी को पूरी रात नींद नहीं आती। बिल्कुल भारत के सीने पे सांप लौट जाते हैं। मोदी के कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बताते हैं, वो कॉल करके बताते हैं बिलाल भाई और मुस्तकिल डिनायल फेस में कि नहीं अमरीकी सदर की वजह से ये सीज फायर नहीं हुआ, ये आपस के एमओयू से। भाई आप मान जाएं कि आपको इस जंग में बेपनाह बुरी तरह से शिकस्त भी हुई है, और दूसरा ये कि आलमी जग हसाई जो आपकी हुई है उसकी तो क्या कहना। अच्छा, जितनी दफा भी ये जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उतनी दफा मोदी के जो राइट और लेफ्ट हैंड्स हैं उनकी कॉल आती है और कहते हैं ये टीमों का नेतन्याहू आज रात फिर नहीं सोया है। ट्रंप साहब ने जो है ना वो फिर जिक्र कर दिया जंगबंदी का कि उसमें ट्रंप का किरदार है ना। स्कॉटलैंड में बरतानवी वजीर आजम जो है उनसे मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया, अगर वो ना होते तो आज दुनिया भर में 6 बड़ी जंगें जारी होती। अच्छा, जिनमें पाक भारत जंग जंगें हैं जो सर फहरिस्त देखे ना, जिनमें पाक भारत जंग सबसे बड़ी होती। हाँ बिल्कुल होती भी, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं छोड़ता। वाह मेरे प्यारे ट्रंप वाह,
कुछ तो काम ढंग का किया आपने। और पाकिस्तान ने तो छोड़ना नहीं था भारत को, और पाकिस्तान ने तो जिस तरह से तैयारे वो मार गिराए थे और जिस तरह से वहां पर मतलब बिल्कुल भारत की तरफ अच्छा, उसका भी जिक्र कर दिया आ गई थी कि 4 नहीं 5 राफेल जो है वो पाकिस्तान ने गिराए थे। तो भाई बहुत बुरी तरह पाकिस्तान भारत को शिकस्त देने चाह रहा था। वो तो भारत अपनी फेस सेविंग कर रहा है, वरना उस वक्त तो पाकिस्तान के घुटनों में बैठ गया था। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि क्लासरूम के अंदर 2 लोगों की लड़ाई हो रही होती है और एक बच्चा सही से पिटाई लगाता है दूसरे की, फिर जो है वो टीचर आकर छुड़वा देते हैं, मामला खत्म कर देते हैं, और फिर टीचर बार बार जो है वो जिक्र करें या क्लास का कोई दूसरा बच्चा जिक्र करे, तो वो यार सही मुक्का बिगड़ा हुआ बच्चा जो है ना वो फिर और ज्यादा भारत के साथ एग्रेसिव हो जाता है। तो पाकिस्तान भारत को अमेरिका से तिजारत की दावत भी दी है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा है कि दोनों ममालिक एटमी ताकत होने के वजह से ये जंग इंतहाई खतरनाक होती। पाक भारत जंगबंदी में बरतानिया से भी मदद ली है। वजीर आजम केयर स्टार्मर के ताउन से मामलात को हल किया गया है और उन्होंने जोर दिया है कि इनके किरदार की बदौलत ये तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार ना कर सका। तो ये क्रेडिट, चले भाई ये क्रेडिट आप ले लें, लेकिन आप दुनिया ले लीजिए। हाँ ये क्रेडिट आप ले लीजिए। पाकिस्तान ये जंग अगर आप बीच में नहीं आते ना तो इस वक्त भारत का अच्छा खासा सत्यानाश हो चुका होता और सारी दुनिया के सामने ना और ज्यादा वाज़ेह पिक्चर होती। तो वो तो आपने बीच में आके सिर्फ भारत की फेस सेविंग की है। चले आप ले लेना क्रेडिट, आप क्रेडिट ले लें जितने क्रेडिट आपको लेने हैं। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने दावा किया कि रवा साल जून के महीने में होने वाली पाक भारत जंग में सीज फायर बराह रास्त DGMOs की बातचीत से हुआ है और इसमें अमरीकी सालिसी की कोई किरदार का उसका जो है वो कोई रोल नजर नहीं आता। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं हुआ। अब देखो ना ये वही डिनायल फेज में है। उन्होंने बयान दिया कि अमेरिकी सदर के इस दावे के रद्द अमल में आए कि जिसमें उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा मरतबा कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई है। जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी सदर ने सिर्फ 22 अप्रैल को पहलगाम हमले पर अफसोस का इजहार करने के लिए फोन किया था। बिल्कुल ऐसा ही है और ये ऐसी खबरें हैं जिसके ऊपर आप सिर्फ हंस सकते हैं और जगहसाई हो सकती है। बाकी ये जो है वो सारी बातें हैं वो उससे पहली वाली खबर में थी कि अमेरिकी सदर बार बार जख्मों के ऊपर जो है ना वो नमक छिड़क रहे हैं नरेंद्र मोदी के, जब भी इस तरह से वहाँ से इस किस्म के बयान आ रहे हैं। लेकिन जो हो चुका है वो हमें पता है और कुछ चीज़ें हम 14 अगस्त वाले दिन भी बताएंगे, कुछ चीज़ें रिलीज होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज होंगी। व्हाट वी हैव डन इस दफा तो 14 अगस्त बड़े जोश और खरोश से मनाया जाएगा और वाकई इस दफा जो 14 अगस्त मनाया जाएगा वो लगेगा एक दफा फिर से आज़ादी की ये जो लहर है ना वो उसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और इस दफ़ा पाक फौज जो है ना जितनी ज़्यादा उनको क्रेडिट दिया जाएगा और जितना ज़्यादा उनको सेलिब्रेट किया जाएगा वो देखने के लायक होगा। अभी आपको एक खबर से आगाह करें हम। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली अली सिस्टर्स की सबसे बड़ी बहन महविश अली पर एशियन स्क्वॉश फेडरेशन ने 6 माह की पाबंदी आयद कर दी। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नामुनासिब रवैया अख्तियार किया था और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने तादीबी कार्रवाई का इंदिया दिया है और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली महविश अली पर शिकस्त के बाद हरीफ खिलाड़ी के खिलाफ नाज़ेबा इशारा करने की पादाश में पाबंदी आयद की गई है। तो ये देखना चाहिए इन लोगों को कि ठीक है आप खेल है या फिर ठीक है गुस्सा आ जाता है, आपको हार कभी कभार बर्दाश्त नहीं होती या फिर तो ये देखना चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं। आप सारी दुनिया में आपका नाम है और आपकी किसी छोटी सी हरकत से आप पर भी पाबंदियां, आप पर भी ज़ाहिर चार्जेस लगेंगे और दुनिया भर जगहसाई होंगे। अच्छा ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि महविश सुल्ताना इसके ऊपर जो है वो क्या कहती हैं और क्या उनका मौक़िफ़ है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया और एक ख़ास उंगली की जो है वो तशहीर इन्होंने की है जो कि एक बड़ा नेगेटिव बिल्कुल बहुत ऑकवर्ड है। और इस साइन के बारे में मैंने पढ़ा था ये अभी से नहीं है, ये 10 सदी जो है वो पुराना एक साइन चला आता है। ये बाकायदा बादशाही जो दौर शाही दौर हुआ करते जंगे होती थी उसमें एक दूसरे को ये जो है वो इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इंसल्ट करने के लिए इशारा करते हैं। तो बड़ा एक इंसल्टिंग ये एक इशारा होता है। क्यों किया उन्होंने ये नहीं पता। अब एक अनोखी खबर आपसे शेयर कर लेते हैं ब्रेक से पहले क्योंकि अनोखी खबरें भी हम शामिल करने लगे। मैं कभी कभार करंट अफेयर्स की न्यूज़ से पक जाती हूँ तो मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ का इंतजार होता है और हमारे नाजरीन को भी होता होगा। और आज हम आपसे वो खबर शेयर करने जा रहे हैं कि कैरेबियन जज़ायर के बारे में बताएंगे आपको जहाँ जायदाद खरीदने पर फौरी शहरियत भी हासिल की जा सकती है। कैरेबियन जो है ये जज़ायर
वहां पर ये ऐसा हो रहा है कि आपको फौरी शहरियत भी मिल रही है? सिर्फ शहरियत नहीं मिल रही है, अच्छा। बल्कि बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं आपको, जिन्हें जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। ऑब्वियसली लेट मी टेल यू, और हम आपको बता देते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वो लोग जो बैरून मुल्क सरमायाकारी करने और शहरियत देने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बात किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि एक पुरसुकून खूबसूरत जगह पर रिहाइश इख्तियार करना हो किसी का ख्वाब होता तो है ही है, ताकि अपनी जिंदगी बेहतरीन अंदाज में गुजारी जा सके। अगर ये रिहाइश किसी और मुल्क में हो जहाँ नीला समंदर दिल को सुकून दे, सफेद जो रेत है उस पर सूरज की किरणें ख्वाबों को हकीकत में बदलें, और साथ ही वहाँ की शहरियत भी मिल जाए, तो ये ख्वाब सच होने जैसा मालूम होता है। अच्छा, पता है क्या, इसी वजह से वहाँ पर ये फ्री वीज़ा, फ्री टिकट्स ये सब कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आके, क्योंकि देखो हम लोग अपनी एक लाइफ में ना फंसे हुए हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, बस उसी के बारे में हम सोच सकते हैं, हम कहीं दूसरी जगह ख्वाब जैसा लगता है हमें। तो ये वहाँ की शहरियत भी मिल जाए तो ये ख्वाब सच होने जैसा है। और मशरक़ी कैरिबियन के दिलकश जजीरों में अब सिर्फ नीले समंदर के किनारे सफ़ेद रेत पर वक्त गुजारना ही ख्वाब नहीं रहा, बल्कि यहाँ जायदाद खरीदना एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है जो सीधा दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई की तरफ जाता है। 150 ममालिक की तरफ, मतलब वीज़ा फ्री भी है। और ये जो है ना जगह बताई गई है कि यहाँ पर हसीन मुकामात हैं, अब सिर्फ छुट्टियां मनाने की जगह नहीं, बल्कि एक नया घर, एक नया आगाज़ है और एक नई शहरियत का वादा बन चुका है। तो मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कि मैं वहाँ जाके शहरियत भी ले लूँ, जॉब भी मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी भाई। सबको देखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो बहुत जल्द यहाँ की शहरियत भी हासिल करें और थोड़ा जाके घूमेंगे, हो सकता है यहाँ से भी मॉर्निंग स्पॉट कर लें। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक बड़े काबिल शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सर्जन हैं, और वो किस चीज़ की सर्जरी करते हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो उन्होंने हल किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। क्या पता आपका भी इसमें फ़ायदा हो जाए। और ज़रूर मुझे इस बात की फील होती है कि आई एम 110% श्योर आप में से आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हमें भी ये मसाइल थे, इनका हल आज हमें मिल गया। ये बहुत बेसिक मसले हैं और इसके लिए सर्जन की क्या राय है वो आप जानेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। स्टे विद अस।